हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरियन पढ़ाकू। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स मेंटर। तो प्यारे बच्चों, हम लोग टर्म 2 के लिए सारे चैप्टर्स को प्रिपेयर कर रहे थे और आज नंबर आ गया है अपने सेकंड लास्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है न्यूक्लियाई। आइए देखते हैं न्यूक्लियाई चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, show that density of the nucleus is independent of its mass number। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहली बात हुई बेटा साइज ऑफ न्यूक्लियस की। साइज का मतलब होता है न्यूक्लियस का रेडियस या न्यूक्लियस का वॉल्यूम। ठीक है, रेडियस के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर टू द पावर 1/3। इसका मतलब अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा R0, तो R इज इक्वल टू R0 मास नंबर टू द पावर 1/3। इससे हम लोग किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस निकाल सकते हैं और रेडियस के बेसिस पर हम उसका वॉल्यूम बता सकते हैं, यानी कि हम उसके साइज के बारे में बात कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसी चीज को हम लोग कैसे थ्योरेटिकली लिख करके दिखाएंगे। So size of the nucleus is experimentally determined using Rutherford's alpha scattering experiment and the distance of the closest approach and impact parameter। ठीक है, इन चीजों के बेसिस पर हम लिखेंगे। रिलेशन हमारे पास क्या है, R इज इक्वल टू R0 A टू द पावर 1/3, जहां पर A क्या है, उस न्यूक्लियस का मास नंबर है, और R0 कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का, जिसकी वैल्यू होती है 1.2 फर्मी मीटर FM। ठीक है, 1.2 FM। FM का मतलब होता है 10 की पावर -15। क्लियर। A हमारा मास नंबर है, R जो है वो रेडियस का, न्यूक्लियस का रेडियस है। अब हमसे ये कहा गया, शो दैट डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। तो आइए देखते हैं किसी भी न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है, so density of the nucleus, डेंसिटी का मतलब हो गया मास ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन इट्स वॉल्यूम। मास जो होगा, अगर हम लोग किसी एक न्यूक्लियॉन का मास m मान लें और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो a के बराबर होता है। ठीक, तो m इंटू a दैट विल बी टोटल मास। यहां पर m क्या है, एक न्यूक्लियॉन का मास है, और a क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। किसी भी एक न्यूक्लियॉन के लिए अगर हम बात करें तो वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r³, और r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, R0 a की पावर 1/3 का होल क्यूब। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये आपका बनने वाला है 3ma डिवाइडेड बाई 4 पाई R0 क्यूब इंटू a से a आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमको मिल जाएगा डेंसिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स मास ऑफ अ न्यूक्लियन डिवाइडेड बाई 4 पाई R0 क्यूब, जहां पर R0 जो होता है वो कांस्टेंट है, अभी आपको बताया गया था। R0 की वैल्यू हमारे पास है 1.2 FM। ठीक, FM का मतलब होता है 10 टू द पावर -15 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू हो गई R0 की। तो प्यारे बच्चों, यहां से आप लोग देख सकते हो कि उसकी जो डेंसिटी होती है वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। इस फार्मूले में मास नंबर नहीं आता है, a से a कैंसिल हो जाता है। क्लियर, ये चीज यहां से प्रूव हो जाती है। अब आइए इसी को थ्योरेटिकली देखते हैं आप कैसे लिख करके यहां पर दिखाने वाले हो। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। मास कितना हो जाएगा, m इंटू a, जहां पर m क्या है, m इज द मास ऑफ ईच न्यूक्लियन, और a क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जिसको हम लोग मास नंबर भी कहते हैं। वॉल्यूम हमारा कितना होगा, 4/3 पाई r³, और r की जगह आपने उसकी वैल्यू को रखा, क्यूब किया, सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा दिस इज इक्वल टू m अपॉन 4/3 पाई r³, और इसमें कहीं पर भी a नहीं आता क्योंकि a से a हमारा कैंसिल हो चुका है। तो इससे पता चल जाता है प्यारे बच्चों कि डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। नेक्स्ट कह रहे कैलकुलेट
सरफेस एरिया ऑफ द न्यूक्लियस अज्यूमिंग इट इज अ परफेक्ट स्फीयर। अगर हम किसी भी न्यूक्लियस को एक परफेक्ट स्फीयर मान लें तो उसके सरफेस एरिया की वैल्यू हमें बताना है। तो आप कहेंगे सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, क्योंकि सरफेस एरिया का सीधे सीधे फॉर्मूला बेटा, किसी भी स्फीयर के लिए सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, सो दैट विल बिकम 4 पाई, आर की वैल्यू हम यहां रख देंगे, दैट इज आर नॉट ए टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर। सो दैट विल बिकम 4 पाई आर नॉट स्क्वायर ए की पावर 2/3। ठीक, जिसमें 4 पाई का मतलब है आपका 22/7 या 3.14। आर नॉट की वैल्यू हमें पता है 1.2 FM यानी 10 की पावर -15, इसका भी होल स्क्वायर, और a की पावर में कितना बनेगा 2/3। तो इसको प्यारे बच्चों ये पूरे डेटा को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आइए देखते हैं क्या बनेगा। जैसे ही हम लोगों ने 4 पाई आर स्क्वायर में 4 पाई और इस रेडियस का जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हमारी सॉल्व होकर के आ जाएगी 1.8 इंटू 10 की पावर -29। सो दैट विल बिकम 1.8 इंटू 10 की पावर -29 a टू द पावर 2/3, जहां पर a क्या है, उसका मास नंबर है, उस न्यूक्लियस का मास नंबर है। तो ये हो गया हमारा सरफेस एरिया का फार्मूला। ठीक है, इस तरह से आप सरफेस एरिया किसी भी न्यूक्लियस के लिए निकाल सकते हैं। क्लियर है गाइस? आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। हमारी इस अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में जब आप देखेंगे तो पेज नंबर 121 में क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 121। यहां पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ऑब्टेन अप्रोक्सीमेटली रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडाई ऑफ गोल्ड आइसोटोप एंड सिल्वर आइसोटोप। तो हमको गोल्ड और सिल्वर के लिए रेडियस का रेशियो चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई यहां पर जो रेडियस होता है उसका फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया, दैट इज आर नॉट ए टू द पावर 1/3। ठीक, तो अगर मैं लिख रहा हूं गोल्ड के लिए, सो रेडियस ऑफ ए यू विल बी इक्वल टू आर नॉट मास नंबर ऑफ ए यू की होल पावर 1/3। और अगर हम लोग लिख रहे हैं रेडियस ऑफ ए जी यानी कि सिल्वर, सो दैट विल बिकम आर नॉट मास नंबर ऑफ सिल्वर होल पावर 1/3। ठीक, हमको रेशियो चाहिए, सो रेडियस फॉर गोल्ड अपॉन रेडियस फॉर सिल्वर, that will be equal to R नॉट से R नॉट कैंसिल, मास नंबर ऑफ AU। तो देखो AU का मास नंबर कितना है 197, सो दैट इज 197 डिवाइडेड बाई AG का देखिए कितना है 107। तो इस पूरे का पावर में हो जाएगा 1/3। इस टर्म को आप सिंप्लीफाई करो, पावर में 1/3 रख लो, दैट विल बी योर एग्जैक्ट आंसर। तो 197 अपॉन 107 अगर हम सॉल्व करेंगे, पावर में 1/3 लगाएंगे तो दैट विल बिकम 1.225। इसका मतलब इसको हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं 1.225। थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा ये। वैसे प्यारे बच्चों, अगर आपके सीबीएसई में पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसको इसी स्टेप पर यहां पर भी ले जाकर छोड़ सकते हो, क्योंकि काफी ज्यादा कैलकुलेटिव है। ठीक, लेकिन अगर आपके पास पेपर में टाइम हो तो आप इसको पूरा सॉल्व करिएगा 1.225। क्लियर? राउंड ऑफ करके आप उसको 1.23 भी लिख सकते हैं। ये रेशियो की वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि ये रेशियो है इसलिए प्यारे बच्चों ये आपका यूनिट लेस होगा, इसमें कोई यूनिट लिखने की हमको जरूरत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस एज 55.85 U
एंड इट्स मास नंबर इज 56। कह रहे हैं फाइंड आउट द न्यूक्लियर डेंसिटी। अब देखो, अगर हमको मास पता है और हमें डेंसिटी निकालना है तो मास अपॉन वॉल्यूम करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप उस मास को समझो। जो हमें मास गिवन है 55.85, ये हमको एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में गिवन है। एक एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू कितना होता है केजी में? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। इसलिए हम लोग गिवन मास में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल मास मिल जाएगा। अब आते हैं वॉल्यूम पर। वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर की जगह हम वैल्यू रखेंगे आर नॉट ए की पावर 1/3। सॉल्व करेंगे तो बनेगा 4/3 पाई आर नॉट क्यूब मल्टीप्लाइड बाई मास नंबर ए। तो हमको क्वेश्चन में मास नंबर इसी वजह से गिवन था, तो हमने लगाया डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? मास की वैल्यू कितनी थी आप देख सकते हैं, 55.85 मल्टीप्लाइड बाई 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 4/3। तो नीचे वाला 3 ऊपर चला गया। 4/3 पाई, पाई की वैल्यू होती है आपकी 3.14 इंटू आर नॉट की वैल्यू सबको पता है 1.2 फर्मी, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 15 का क्यूब। और ए कितना गिवन था हमको? 56। कैलकुलेटिव है, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.29 इंटू 10 की पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों डेंसिटी सॉल्व होकर के आ गया। डेंसिटी कहीं पर भी हो, फॉर्मूला एक ही है हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। सपोजिंग दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव इक्वल मास, कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स न्यूक्लियर मैटर इज डेंसर देन वाटर। मास ऑफ द न्यूक्लियॉन हमको पता है और आर नॉट की वैल्यू 1.2 FM भी हमको पता है। ठीक है, ये हमको डेटा में गिवन है। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखो हमें क्या बताया जा रहा है। हमसे कहा जा रहा है प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इक्वल मासेस है। हाउ मेनी टाइम्स न्यूक्लियर मैटर इज डेंसर देन वाटर। देखो वाटर की अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की नॉर्मली अगर देखा जाए तो डेंसिटी होती है 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक, और अगर हमसे न्यूक्लियर डेंसिटी की बात किया जाए तो हम न्यूक्लियस के बारे में निकालेंगे कि न्यूक्लियस की कितनी डेंसिटी है। तो न्यूक्लियस के लिए 4/3 पाई आर क्यूब हमें करना पड़ेगा। तो देखिए इसी कैलकुलेशन वाले पार्ट को आपको मैं दिखाता हूं कि जब आप डेंसिटी निकालोगे तो यू विल कैलकुलेट इट एज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, तो मास अपॉन वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपने लिखा मास जो है दैट इज 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमको पता है आर नॉट की वैल्यू, उसको हमने रखा। ठीक, तो ये हमारे पास डेंसिटी आ जाएगा एक न्यूक्लियॉन का। ठीक है, फॉर 1 न्यूक्लियॉन वी हैव डेंसिटी, हमने इसको रखा और पूरा का पूरा सॉल्व किया। तो ये डेंसिटी आ गई है 2.307 इंटू 10 की पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब के बराबर। जबकि वाटर की नॉर्मली जो डेंसिटी जो मैंने अभी आपको बताया भी था वो 1000 होता है। जैसे ही आप इन दोनों डेंसिटीज का रेशियो निकालोगे, ये रेशियो हमारे पास आएगा 2.307 इंटू 10 की पावर 14 के इक्वल। तो आपको यहां पर बस ये देखना था कि वाटर के न्यूक्लियस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी में क्या रेशियो है। तो पता ये चलता है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो 2.307 इंटू 10 की पावर 14 टाइम्स डेंसर है वाटर के कंपैरिजन में, वाटर की डेंसिटी के कंपैरिजन में। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी वैसे भी प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आइए देखते हैं द न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी। देखो भाई नया टर्म आ गया, न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी। वैसे तो नाम से क्लियर है, न्यूट्रॉन्स को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी। तो न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ न्यूट्रॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियस।
ऑब्टेन द न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जीज ऑफ न्यूक्लियाई कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये हमारा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में प्यारे बच्चों आएगा, पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 7 है शॉर्ट क्वेश्चंस का, पेज नंबर 122 में ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अब देखो भाई, अगर आपको न्यूट्रॉन सेपरेट करना है, ठीक है, न्यूट्रॉन सेपरेट करना है, तो जो रिएक्शन आपकी बनी होगी कैल्शियम के लिए वो कुछ इस तरह की रही होगी। कैल्शियम 41 जो रहा होगा, इसमें से न्यूट्रॉन जब सेपरेट हुआ होगा तो ये आपका बना होगा कैल्शियम 40, और न्यूट्रॉन में इसको इस तरीके से लिखा जाता है 0n1, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर हमको सेपरेशन की एनर्जी निकालनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले हम डेल्टा m निकालेंगे, मतलब जो रिएक्टेंट में गिवन है हम उसका मास लेंगे, माइनस प्रोडक्ट में जो गिवन है हम उसका मास लेंगे, दोनों के मासेस का डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा m, ठीक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए डेल्टा m मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर, ठीक है, या 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो भी आपको इजी लगे वो काम आप यहां पर कर सकते हो। आइए मैं आपको दिखाता हूं मास डिफेक्ट निकाल करके। तो ये रहा, देखो कैल्शियम 41 कन्वर्ट हुआ कैल्शियम 40 और न्यूट्रॉन में। तो यहां से सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, मास डिफेक्ट की वैल्यू को निकालेंगे। मास डिफेक्ट क्या होता है? मैंने आपसे कहा आप रिएक्टेंट का मास निकालो, प्रोडक्ट का मास निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। जैसे ही आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो मासेस को निकाल करके, तो वैल्यू आती है, देख लो हमको यहां पर सारे मासेस बेटा क्वेश्चन में गिवन है। देखो कैल्शियम 40 का मास भी गिवन है, कैल्शियम 41 का भी मास हमको गिवन है। तो आप ये रखोगे, कैलकुलेटिव होता है ये, नो डाउट, ठीक, रखोगे यहां पर, रख करके आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, और सब्ट्रैक्ट करके जो आपको मास मिलने वाला है दैट विल बी 0.00898 U, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। अब आप क्या करोगे, अगर आपको एनर्जी ऑफ सेपरेशन निकालना है तो सेपरेशन की एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, डेल्टा m मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर कर लो, लेकिन वो जूल में आएगा, इसलिए हम लोग उसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहां कन्वर्ट करते हैं। तो 931 कन्वर्जन फैक्टर होता है, 931 का आप मल्टीप्लाई कर लो, या 931.5 का आप मल्टीप्लाई कर लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जैसे ही इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका सबसे पहली एनर्जी आ जाएगी 8.358 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ठीक है। फिर दूसरी चीज हमसे यहां पर कहा गया था, कैल्शियम के लिए करो, फिर यही काम एल्यूमिनियम के लिए करो। इसमें भी एल्यूमिनियम 26 गिवन है, एल्यूमिनियम 27 भी हमको गिवन है। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप फिर से इक्वेशन लिखेंगे, क्या? एल्यूमिनियम 27 जब ब्रेक होगा तो एल्यूमिनियम 26 बनेगा, और इधर न्यूट्रॉन आपका बनेगा। फिर से आप क्या निकालेंगे? मास डिफेक्ट, रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास। जैसे ही आप उसको सॉल्व करोगे ये मास डिफेक्ट आएगा 0.01401 के बराबर। इसमें हम 931 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 13.06 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ठीक है। कुछ बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि सर रिएक्टेंट के मास से आप प्रोडक्ट के मास से आप रिएक्टेंट का मास आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, सिर्फ माइनस का फर्क पड़ेगा यहां पर, ठीक। माइनस हमको बस ये शो करता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। फिलहाल हमको यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन की एनर्जी निकालनी थी, और हमको पता है कि ये एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, ये एंडोथर्मिक ही होगा, ठीक। तो ये हमको पता है कि अगर हमें न्यूट्रॉन सेपरेट कराने हैं तो एनर्जी देनी पड़ेगी यहां पर। फिलहाल a nuclide 1 is said to be mirror isobar। देखो एक न्यूक्लाइड 1 है, उसको हम मिरर आइसोबार कहेंगे न्यूक्लाइड 2 का। कब? जब Z1 इज इक्वल टू N2, मतलब पहले का एटॉमिक नंबर दूसरे के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर हो, और दूसरे का एटॉमिक नंबर पहले के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर हो, ठीक। What nuclide is mirror isobar of sodium? जैसे अगर हमको गिवन है सोडियम, तो सोडियम का मिरर आइसोबार कौन होगा? तो भाई देखो जो भी होगा उसमें जो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो उसमें क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा,
ठीक। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप इसके देखो कितने हैं, 23 माइनस 11 करोगे बेटा तो 12 आएगा। ठीक है, 12 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट कौन सा होता है भाई साहब, मैग्नीशियम होगा, Mg। तो आइए देखते हैं। फिलहाल अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वो एलिमेंट हमको दिख रहा है, ये देखो 12 Mg। ठीक है, मैग्नीशियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 12 के बराबर हैं। ठीक है, अब देखो यहां हमसे क्या कहा जा रहा है, which nuclide out of two mirror isobars have greater binding energy and why। कह रहे हैं कि सोडियम और जो हम लोगों ने अगला निकाला मैग्नीशियम, ठीक है, सोडियम 2311 है और मैग्नीशियम 2312 है, दोनों में से किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। तो भाई देखो सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम में 11 प्रोटॉन्स हैं जबकि मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन्स हैं। जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हैं उसी की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा किसकी हो गई, मैग्नीशियम की। क्लियर। तो इसमें देखो लिखा है मैग्नीशियम हैज ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी देन सोडियम। क्लियर, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अगला देखिए, द 3 स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ नियॉन। नियॉन के 3 स्टेबल आइसोटोप्स हैं, नियॉन 20, नियॉन 21 एंड नियॉन 22 have respective abundances of 90.51%, 0.27%, 9.22%. Atomic masses of the 3 isotopes are 19.99 unit, 20.99 unit, 21.99 unit atomic mass unit. फिर ऑब्टेन द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द नियॉन। नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास बताओ। देखो प्यारे बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, हालांकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपको इस अरिहंत की बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। इट इज क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 122। देखो बेटा, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस थे मैंने ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा इस बुक में अरिहंत में ज्यादा क्वेश्चंस इसके नहीं थे। वैसे भी ये छोटा चैप्टर होता है न्यूक्लियाई, तो इसके आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, लिमिटेड मिलते हैं। इसलिए मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं, वो सारे ही क्वेश्चन मैं यहां पर आपसे डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, अगर आप इसमें निकालते हो एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी सिंपली, अगर हम नियॉन 20 की बात करें तो उसका एटॉमिक मास पहली बात कितना है, 19.99 एटॉमिक मास यूनिट, और उसका अबंडेंस कितना है हमारे पास, उसका अबंडेंस है 90.51%। ठीक, सो मल्टीप्लाई इट बाई 90.51 सिंपली, प्लस दूसरे का मास कितना है 20.99 और उसका अबंडेंस कितना है हमारे पास 0.27, सो मल्टीप्लाइड बाई 0.27, प्लस अगले का मास है 21.99 और उसका अबंडेंस कितना है 9.22%, होल डिवाइडेड बाई टोटल अबंडेंस। तो टोटल अबंडेंस अगर आप जोड़ोगे 90.27 और 9.22, तो ये बेटा टोटल परसेंटेज तो हमेशा 100 के बराबर ही आता है। इसका मतलब अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो कितना बनेगा, 19.99 मल्टीप्लाइड बाई, अगर आप 100 का डिवाइड करोगे तो 0.9051 बनेगा, प्लस 20.99, देखिए 20.99 इंटू 0.0027, 100 का डिवाइड किया हमने, प्लस 21.99 इंटू 9.22 में भी जब डिवाइड करोगे आप तो 0.0922 के बराबर। इसको प्यारे बच्चों हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे, देखो कैलकुलेटिव है, जैसे ही आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो देखो ये सब ऐड होकर के आएगा 2017.71 बाई 100, उसको भी पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 20
20.18, इसका मतलब दिस विल बी 20.18। तो ये हमारा आ गया एवरेज एटॉमिक मास के बराबर। तो ये है आपके एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला। तो ये अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हम लोगों ने क्या निकाला है, हम लोगों ने इसका एवरेज निकाल दिया है, वेटेड एवरेज ऑफ ऑल आइसोटोप्स। वेटेड एवरेज, इस तरीके का एवरेज आप क्लास 9th में आपने स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में मैथ्स में किया होगा, तो उसी तरीके का कुछ काम हम लोगों ने यहां पर कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है न्यूक्लियाई विद मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज 2, 8, 20, 28, 50, 52 and magic number of neutrons 2, 8, 20, 28, 50, 82 and 126 are found to be very stable। कह रहे हैं ऐसे न्यूक्लियाई जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनमें से हों और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनमें से हों, तो वो बहुत ही स्टेबल होते हैं, दे आर वेरी स्टेबल। वेरीफाई दिस बाय कैलकुलेटिंग प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी फॉर Sn यानी कि 10, Sn 120 के लिए और Sb के लिए। ठीक है, आप इस चीज को, इस स्टेटमेंट को आप प्रूव करिए। द प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी फॉर न्यूक्लाइड इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ अ टाइटली बाउंड प्रोटॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास देखो सीधे सीधे उस एनर्जी का फार्मूला भी गिवन है। वो फार्मूला वही है कि पहले मास डिफेक्ट निकालो मल्टीप्लाइड बाई c²। तो देखो कोई ऐसा न्यूक्लाइड ले लो जिसमें पहले एटॉमिक नंबर हो Z-1। क्वेश्चन सब कुछ बेटा खुद ही बताता है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का देखो यहां पर मास पता है हमको, तो उसके लिए हमको परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब हमको सबसे पहले अगर मैं मान लीजिए काम कर रहा हूं Sn के लिए, Sn के लिए हमको ये चीज निकालनी है। ठीक है, Sn का आप चेक करिए कितना है, 120। ठीक, Sn के केस में अगर 120 है या Sn का मास हम देखें यहां पर 50 है, एटॉमिक नंबर इसका 50 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 120 और 119, तो Z-1 जब आप लिखेंगे तो Z-1 में आप क्या करेंगे, 50 - 1 तो 49 वाला होगा, जो कि 119 इसके करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक, और यहां पर जहां पे Z हमें रखना होता है MZ, ठीक, तो वहां पर आप सीधे सीधे इसका रखेंगे Sn का। इसका मतलब सबसे पहले मैं आपको इसकी वैल्यू को, यहां एक की वैल्यू निकाल करके भी मैं आपको दिखा रहा हूं। सेपरेशन एनर्जी फॉर द प्रोटॉन विल बी इक्वल टू मास ऑफ Z-1n। ठीक है, तो वो कौन है, In इंडियम। सो 118.9058 प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है भाई, 1.0078252 माइनस Sn का कितना है, 119.902199 होल मल्टीप्लाइड बाई c², यानी कि c आपका कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। इस तरीके का इसको आप सॉल्व करो और उसमें c² का मल्टीप्लाई करो। तो आइए देखते हैं कैलकुलेटिव पोर्शन करके। तो ये वैल्यू जो आपकी आएगी मासेस वाला टर्म, सो दिस प्लस दिस माइनस दिस, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0.0114262 इंटू c²। c² क्या है, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। सिमिलर काम अगर हम Sb के लिए करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए देखो क्या होगा, Sb का मास आप यहां रखोगे, जबकि Sb के जस्ट पहले Z-1 करेंगे तो Sn हमको मिलेगा। ठीक, तो Sn का मास हम यहां रखेंगे इस बार। तो इस बार बनेगा, अगर हम दूसरे के लिए लिख दें तो देखो मैं आपको लिखकर दिखा रहा हूं, सेपरेशन एनर्जी फॉर द प्रोटॉन विल बी इक्वल टू 119.902199 प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन 1.0078252 माइनस 120.90
3824 120.903824 होल मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर यानी 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो दोनों एनर्जी सेपरेशन के हम लोग निकाल सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं यहां पर इसको पूरा सॉल्व किया गया है। ये देखिए, इसको सॉल्व करोगे आएगा 0.006202 मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर। अगर हम लोग इसको और इसको अगर कंपेयर करें तो साफ पता चल रहा है कि जो Sn है उसके लिए सेपरेशन एनर्जी Sb से काफी ज्यादा है, क्योंकि इसमें 0.11 है, यहां 0.00 है, डिफरेंस है। ठीक है, तो Sn न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल देन Sb न्यूक्लियस। तो जो आपका Sn न्यूक्लियस है वो Sb न्यूक्लियस से काफी ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसमें सेपरेशन एनर्जी की वैल्यू काफी ज्यादा है, और जितनी ज्यादा सेपरेशन एनर्जी रिक्वायर होगी, समझ जाओ न्यूक्लियस उतना स्टेबल कंडीशन में होता है। उसी के लिए वो आपको क्वेश्चन में कुछ मैजिक नंबर्स गिवन थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। सपोज वी थिंक ऑफ फिजन ऑफ आयरन 56 nucleus into two fragments 28 aluminum. Is the fission energetically possible? Argue by working out Q of the process. Process का Q निकालो और बताओ कि ये एनर्जेटिकली पॉसिबल है या नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, मास हमको आयरन न्यूक्लियस का पता है और हमको एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस का भी मास पता है। अगर हम ध्यान से चीजों को समझें तो मैटर ये है, आयरन 2656 जो है आपका, ये कन्वर्ट हो जाएगा टू न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम 1328। ठीक, दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा। तो इसको आप ऐसे लिखो, दो न्यूक्लियस में। अब हमको ये देखना है कि ये जो प्रोसेस है ये एनर्जी के हिसाब से फिजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले रिएक्शन का क्यू निकालिए, क्यू ऑफ द रिएक्शन। तो पहले मास डिफेक्ट निकालो। ठीक, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर करो। तो डेल्टा एम जो हमारा होगा दैट विल बी मास ऑफ आयरन। आयरन का मास देखिए कितना है, दैट इज 55.93494 minus 2 times mass of aluminum, that is 27.98191। ठीक, ये जो भी आए इसको इसमें आप सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 10⁸ का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए स्क्वायर का, या फिर आप 931 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अभी फिलहाल ये जूल में आएगा सॉल्व होकर के। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे और अगर ये एनर्जी पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब रिएक्शन कैसी है हमारी, एंडोथर्मिक है। निगेटिव आ जाएगा तो एक्सोथर्मिक है। आइए देखते हैं इस चीज को। यहां पर जैसे ही आपने रिएक्शन दिखाया, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट किया, तो सॉल्व होकर के बेटा ये वैल्यू निगेटिव आई। देखिए ये वैल्यू कैसी आई, निगेटिव आई। और अगर निगेटिव है, निगेटिव होने का मतलब यहां पर यह होता है कि इस तरह की रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल एनर्जेटिकली। ठीक है, एनर्जी के हिसाब से अगर ये Q वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सीधे सीधे इतना ही आप देखकर बता सकते हैं। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में हमको जानने की जरूरत नहीं है। द फिजन प्रॉपर्टीज ऑफ Pu 239 आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ यूरेनियम 235। कह रहे दोनों की जो फिजन प्रॉपर्टीज हैं काफी हद तक सेम है। एवरेज एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन इज 180 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहे हैं जो एवरेज एनर्जी है वो 180 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाउ मच एनर्जी इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिलीज्ड इफ ऑल द एटम्स इन 1 kg प्योर प्लूटोनियम
पीयू अंडरगो फिजन। कह रहे हैं कि अगर 1 kg पीयू है हमारे पास तो उसमें कितना एनर्जी रिलीज होगा। बेटा इसको तो आप यूनिटरी मेथड से ही कर सकते हो। देखो 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम ऑफ पीयू, ठीक। पीयू का मास कितना है 239, तो आप 239 से डिवाइड कर दो। ये क्या आ गया, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। भाई 1 kg में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आ गया। एक मोल में बोलो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं एक मोल में। तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 का अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो बोलो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, ठीक। और एक का फिजन होने पर 180 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है एक से। तो टोटल कितनी एनर्जी रिलीज होगी, क्या हम लोग इसको निकाल पाएंगे? सिंपल, जस्ट मल्टीप्लाई दिस। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला काम किया गया कि 1 kg में आप नंबर ऑफ एटम्स निकालो। देखो 1000 डिवाइडेड बाई 239 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23। सॉल्व किया गया तो ये वैल्यू सॉल्व होकर के आ गई है 2.52 इंटू 10 की पावर 24। इतने नंबर ऑफ एटम्स। एक में 180 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, तो टोटल कितनी रिलीज होगी बेटा? मल्टीप्लाई कर लो, यह आ जाएगा 4.53 इंटू 10 की पावर 26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो सेम चीज को मैंने यहां पर एक लाइन में लिख दिया है विदाउट एनी लैंग्वेज, लेकिन अगर ऐसा आप बोर्ड एग्जाम में लिख देंगे तो भाई साहब एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, है ना। इसीलिए मैंने आपको हर स्लाइड के बाद एक जो सॉल्यूशन का एक प्रॉपर तरीका है वो लिख के दिया है कि आपको किस तरीके से लैंग्वेज इन्वॉल्व करके सब्जेक्टिव पेपर में लिखना होता है। प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव पेपर में राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तभी आपको टीचर यानी एग्जामिनर पूरे नंबर देने वाला है, वरना समझ लीजिए आपके नंबर 100% कटने तय हैं, ठीक है। आइए अगला, अ गिवन कॉइन हैज अ मास ऑफ 3 ग्राम। कोई कॉइन है वो 3 ग्राम का है। अज्यूम दैट कॉइन इज एंटायरली मेड ऑफ कॉपर एटम्स। कह रहे हैं सिर्फ कॉपर का बना है और कॉपर का मास हमको गिवन है 62.92960 एटॉमिक मास यूनिट। कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम ईच अदर। हमसे कह रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी बता दो जो रिक्वायर होगा सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को सेपरेट करने में। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि 3 ग्राम में कितने मोल्स हैं और फिर कितने एटम्स हैं, आप ये निकाल लो, ठीक। न्यूक्लियर एनर्जी निकालनी है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को सेपरेट करने में, तो आइए देखते हैं। देखो मास ऑफ कॉइन 3 ग्राम था, कॉपर का एटॉमिक मास हमें पता है 63 होता है। मास ऑफ कॉपर हमको क्वेश्चन में गिवन था, एवोगाड्रो नंबर हमें पता है। प्रोटॉन का जो मास है ये डेटा हमें पता होना चाहिए 1.007825, ठीक। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी हमको क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए 1.008665। हमसे पूछा गया न्यूक्लियर एनर्जी कितनी है अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को सेपरेट करना चाहते हैं। तो देखो हर एक कॉपर में कितने प्रोटॉन्स हैं? 29 प्रोटॉन्स हैं। कैसे पता चला? देखिए कॉपर में अगर यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो Z वैल्यू कितनी है? 29 है। तो जितना Z यानी एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। और A माइनस Z अगर आप करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएगा। तो A यानी मास नंबर कितना था आप चेक कर लो, 63। 63 में से अगर आप 29 घटाओगे प्यारे बच्चों, 63 माइनस 29 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आएगी 34, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हमको पता है। अब आइए देखते हैं मास डिफेक्ट कितने का है। तो भाई टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं? 29। एक प्रोटॉन का मास कितना है वो हमको गिवन है, ठीक। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं और एक न्यूट्रॉन का मास कितना है वो हमको पता है। न्यूक्लियस में भाई देखो, न्यूक्लियस के अंदर अगर हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए
कि हमारा मेथड क्या है, तो हमने टोटल मास ऑफ प्रोटॉन निकाला, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन निकाला। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर बोलो दो ही चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसको निकालने के बाद हमने टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस से सब्ट्रैक्ट किया। तो आप चेक करो जरा टोटल मास कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 62.92960। ठीक, उतने से हमने सब्ट्रैक्ट किया, पता चला कि हाँ भाई अभी कुछ डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 0.591935 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, अब देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने, 3 ग्राम में। तो भाई 3 ग्राम है, 63 से डिवाइड करोगे मोल्स आएगा, और 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। एक एटम में इतना डिफेक्ट है तो इतने सारे एटम्स में कितना डिफेक्ट हो जाएगा? सिंपल मल्टीप्लाई करो दोनों को। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे पता चलेगा टोटल डिफेक्ट हमारे पास, टोटल मास डिफेक्ट हमारे पास कितना आ गया? 1.6977 इंटू 10⁻22। हमको निकालना था एनर्जी की, सेपरेशन एनर्जी कितनी है, तो दैट विल बी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर जूल में। और अगर ऐसे करेंगे तो 931 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेल्टा एम इंटू 931 कर देंगे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, आप चेक कर लो, टोटल मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाई 931, ये सॉल्व होकर के आ जाएगा आपका 1.58 इंटू 10⁻25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल एनर्जी आ गई। क्लियर है? इट वॉज वन ऑफ द वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आप समझ लीजिए आने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप जरूर प्यारे बच्चों प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ इस चैप्टर में तो आप समझ जाओ गलत होने के चांसेस काफी ज्यादा है यहाँ पर, क्योंकि काफी ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस इस चैप्टर में आते हैं बेटा। The Q value of nuclear reaction A plus B gives C plus D। ये रिएक्शन है, उसके लिए जो Q वैल्यू होती है उसका मतलब देखो क्या है। Q वैल्यू का मतलब मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B माइनस मास ऑफ C माइनस मास ऑफ D, मतलब रिएक्टेंट्स का मास माइनस प्रोडक्ट का मास इनटू C स्क्वायर, वेयर masses refers to the respective nuclei। Determine from the given data Q value of the following reactions and state whether the reactions are exothermic or endothermic। दो रिएक्शंस हमको गिवन है, हमको मासेस गिवन है, ये देखिए दोनों मासेस गिवन है, यहाँ इनके लिए भी गिवन है, इसके लिए भी गिवन है, और एनी यानी नियॉन के लिए भी हमको गिवन है। तो हमको इन सभी मासेस का यूज करके हमको ये बताना है यहाँ पर ओवरऑल क्यू वैल्यू देख करके रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक आने वाली है या एक्सोथर्मिक है। ठीक है, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, 1H1 का मास और 1H3 का मास जोड़ेंगे। तो देखो 1H1 का मास पता है, 1H3 का मास हमें पता है, ऐड करो, माइनस 1H2 यानी कि डबल 1H2 है तो 1H2 का डबल मास उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट विल बी योर डेल्टा एम फॉर द फर्स्ट रिएक्शन। तो आप चेक करो, मास 1H1 मास 1H3 माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ 1H2। तो आप दिस प्लस दिस माइनस डबल ऑफ दिस, जैसे ही सॉल्व करोगे वैल्यू तुम्हारी आने वाली है निगेटिव। निगेटिव वैल्यू का मतलब मैंने आपसे अभी कहा था, जब आप 931 मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी निगेटिव आएगा। तो Q वैल्यू पहली बात जो निकालनी थी हमको वो आई -4.031 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और निगेटिव वैल्यू का मतलब होता है बेटा रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। इतनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसके बाद ही ये रिएक्शन स्टार्ट हो पाएगी। दूसरे केस में हमको देखो क्या दी गई रिएक्शन, कार्बन 1,6,12 कार्बन 6C12। ठीक, ये दो कार्बन के हैं तो रिएक्टेंट में दोनों सेम है तो दोनों का मास ले लेंगे, डबल कर देंगे हम। तो 2 इंटू 12.0000 डबल कर देंगे 24 हो जाएगा। नियॉन का और हीलियम का, तो देखो नियॉन का मास भी पता है हमको और हीलियम का मास भी हमको डेटा में गिवन होना चाहिए, बिना उसके काम नहीं बनेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। डबल मास ऑफ कार्बन माइनस मास ऑफ नियॉन माइनस मास ऑफ हीलियम। तो हीलियम का मास लिखा तो नहीं था बट वो मास हमको पता होना चाहिए 4.00260
3। तो वो डेटा मिसिंग होगा, आप उसको नोट कर लेना। डेल्टा एम की वैल्यू इस बार जो आई प्यारे बच्चों वो पॉजिटिव आई है, 931 मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू वैल्यू आ गई 4.62 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव का मतलब ये एनर्जी रिलीज होगी, तो ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो हम क्यू वैल्यू को देख करके ही हम बता सकते हैं कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो अगर वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो एक्सोथर्मिक, और अगर वो निगेटिव आ जाए तो एंडोथर्मिक। नेक्स्ट देख लीजिए, 1000 मेगावाट फिजन रिएक्टर कंज्यूम्स half of its fuel in 5 years. How much uranium did it contain initially? कह रहे हैं कि इनिशियली कितना यूरेनियम था। Assume that reactor operates 80% of the time, that all the energy generated arises from the fission of uranium, and that this nuclide is consumed only by the fission process. देखो भाई, हमसे कह रहे हैं कि अगर एक 1000 मेगावाट फिजन रिएक्टर था, हाफ ऑफ इट्स फ्यूल इन 5 years, इसने 5 साल में आधा फ्यूल कंज्यूम किया। ठीक है, कितना यूरेनियम इनिशियली रहा होगा अगर वो 80% टाइम चला है तो। ठीक, देखो अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें, अगर हम लोग ये अज्यूम कर लें, भाई देखो पावर हमारे पास 1000 है। ठीक, एनर्जी जनरेटेड बाय द फिजन इज 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक यूरेनियम न्यूक्लियस के फिजन होने से कितनी एनर्जी मिलती है? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम निकाल रहे हैं 1 ग्राम में कितने यूरेनियम एटम है, तो 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 235 मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो करेंगे तो ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो एनर्जी देखो कितनी हो जाएगी भाई, ये तो हो गए नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाई 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब करोगे, मिलियन मतलब 10 की पावर 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो वो -19 और 10 की पावर 6 सॉल्व होकर के ही यहां पे लिखा है 10 की पावर -13। क्लियर, ये है एनर्जी जनरेटेड पर ग्राम ऑफ यूरेनियम। लेकिन 5 साल की बात है। ठीक है, 5 साल की बात है, 80% टाइम अगर चला है तो आप क्या करोगे, आप देखो 1000 मेगावाट है तो 1000 इंटू 10 की पावर 6 मेगा हो गया। 5 years में 365 डेज है, 24 आवर्स है, 60 मिनट है, 60 सेकेंड है और 80% टाइम है। ठीक, ये हो गई हमारी एनर्जी यहां पर। ठीक है, अब हमको यही देखना है कि टोटल मास कितना था भाई साहब। तो देखो जो टोटल एनर्जी जनरेट हुई है डिवाइडेड बाई जो टोटल एनर्जी कंज्यूम हुई है, अगर हम ये दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमको मास मिल जाएगा, है ना। तो देखो भाई, टोटल एनर्जी जो जनरेट हुई है वो ये रही, और जो टोटल कंज्यूम हुई है वो भी हम लोग निकाल चुके हैं। तो अगर इन्हीं दोनों के रेशियो को निकाला जाएगा तो पता चलेगा 1538 kg ऑफ यूरेनियम इनिशियली रहा होगा, और क्योंकि वो आधा उसने कंज्यूम किया है इसलिए टोटल कितना रहा होगा इसका डबल। ठीक, तो 3076 kg रहा होगा यूरेनियम। 5 साल में आधा कंज्यूम हुआ तो कितना कंज्यूम हो गया? 1538 kg कंज्यूम हो गया। इस मेथड से, इस तरीके से हम लोगों ने निकाला है। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how long can an electric lamp of 100 watt be kept glowing by fusion of 2 kg of deuterium? Take the fusion reaction as 1H2 plus 1H2 gives 2H3 plus N plus 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो, दो न्यूक्लियस जब हम 1s2 यानी ड्यूटेरियम के लेते हैं तो 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। तो उससे एक न्यूक्लियस लेने पर एनर्जी मिल जाएगी हमको, है ना। टोटल जो एनर्जी है वो 100 वॉट है पावर, ठीक है। तो 100 वॉट मल्टीप्लाइड बाई टाइम अगर हम करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। और यहां पर 2 kg है तो बस 2 kg में आप नंबर ऑफ न्यूक्लियस निकाल लीजिए
और उसमें आप 3.27 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। आइए देखते हैं। देखो 2 केजी में कितने न्यूक्लियस हैं पहले ये देखते हैं। तो 2 केजी का मतलब हो गया 2 इंटू 1000 ग्राम्स हो गया, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे क्योंकि 1H2 था, मास नंबर 2 होता है ड्यूटीरियम का, है ना। उसमें हम 6.023 इंटू 10 की पावर 23 का मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो 6.023 इंटू 10 की पावर 26 न्यूक्लियाई हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 2 ड्यूटीरियम से हमारे पास 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी आती है तो एक से कितनी आएगी 1.635 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, और इतने सारे न्यूक्लियस से कितनी आएगी तो आप मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे ये हमारा आएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर देंगे जूल्स में, तो ये हमारा आ गया 15.75 इंटू 10 की पावर 13 जूल के बराबर। अब देखो पावर का मतलब होता है एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड, तो वही वाली बात हो गई, या तो आप कहो एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम और वो एनर्जी इसके बराबर कर दो, है ना, या फिर ये जो मेथड लगाया आप ये कर दो, ये भी एक ही चीज है कि 100 जूल एनर्जी कितने टाइम में कंज्यूम होगी, 1 सेकंड में, तो इतने जूल्स ऑफ एनर्जी कितने टाइम में कंज्यूम होगा, सो दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई दिस। तो ये यूनिटरी मेथड लगा दिया प्यारे बच्चों, इतने सेकंड्स आ गए हैं। सेकंड्स को कन्वर्ट कर लो ईयर्स में क्योंकि बहुत ज्यादा सेकंड्स हैं ये, है ना, तो हमने 365 डेज का मल्टीप्लाई किया, 24 आवर्स 60 मिनट 60 सेकंड्स, अब डिवाइड कर दो ईयर्स में आ जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 4.99 इंटू 10 की पावर 4 ईयर्स। मतलब अगर हमारे पास 2 केजी ड्यूटीरियम हो तो 100 वाट का बल्ब आप देख लो ये ऑलमोस्ट 5 है, 5 इंटू 10 की पावर 4 यानी 50,000 साल तक जलता रहेगा अगर 2 केजी ड्यूटीरियम हो और 100 वाट का बल्ब हो तो। ठीक है, तो इतनी ज्यादा एनर्जी प्यारे बच्चों रिलीज होती है। कैलकुलेट एंड कंपेयर द एनर्जी रिलीज्ड बाय फ्यूजन ऑफ 1 kg ऑफ हाइड्रोजन डीप विद इन द सन एंड फिजन ऑफ 1 kg ऑफ यूरेनियम इन फिजन रिएक्टर। तो देखो इसके लिए हमको दोनों की रिएक्शन पता होनी चाहिए तभी हम कंपेयर कर पाएंगे, नहीं तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो देखो 1 kg हाइड्रोजन डीप विद इन सन, सन के अंदर अगर हम बात करें तो सन के अंदर 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है और 1 हीलियम न्यूक्लियस वहां पर बनता है और उसके साथ 26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्यारे बच्चों रिलीज होती है। ठीक है, 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है, 1 ग्राम जो हाइड्रोजन है उसमें 6.023 इंटू 10 की पावर 23 न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक, तो अगर 1 kg हमारे पास है मतलब 1000 ग्राम है तो हम क्या करेंगे उससे हम निकालेंगे कि टोटल कितनी एनर्जी हमको मिलने वाली है। ठीक है, 26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ये, हमने देखा 1000 ग्राम है हमारे पास, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है तो टोटल मास 4 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई आपका एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। इससे पता चल गए इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। ये हमारा सबसे पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में हमसे ये बोला गया था यूरेनियम 235 1 kg अगर यूरेनियम है तो इसके फिजन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो आइए देखते हैं। तो देखो यूरेनियम के एक एटम में 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो है एक न्यूक्लियाई में रिलीज होती है। ठीक, तो यूरेनियम हमारे पास कितना है 1000, तो हम फिर से वही काम करेंगे, 1000 है 235 का हम डिवाइड करेंगे और 6.023 इंटू 10 की पावर 23 का मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ एटम्स आएगा। एक एटम से, ठीक है, आप 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेते हो तो टोटल एनर्जी इतनी आ जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करो, जो फ्यूजन में एनर्जी थी और ये जो फिजन में एनर्जी है दोनों का रेशियो निकालो तो वो रेशियो लगभग 8 टाइम्स आता है। इसका मतलब हाइड्रोजन में जो फ्यूजन होता है उसमें जो एनर्जी आएगी वो फिजन की 8 गुना एनर्जी आएगी। इसलिए फ्यूजन यानी कि जो सन में जो प्रोसेस होता है बहुत ज्यादा एनर्जी वो जनरेट वहां पर करता है। आइए अपना अगला बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है। सपोज इंडिया हैज अ टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 lakhs ऑफ मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर बाई 2020 AD। देखो 2 के बाद 5 जीरो हैं तो 2 लाख मेगावाट हमको पावर जनरेट करना है, 10% ऑफ विच वॉज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जबकि इसका 10% हमको कहां से चाहिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से चाहिए। अज्यूम दैट
On an average, efficiency of utilization of thermal energy produced in reactor was 25%. Efficiency उसकी कितनी है? 25% है. How much amount of fissionable uranium would our country need per year? ठीक है, कितनी एनर्जी इसको रिक्वायर होगी हर साल हम लोगों को. ठीक है, हीट एनर्जी पर फिजन ऑफ यूरेनियम इज अबाउट 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझ लो. क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि हमको 2 लाख मेगावाट पावर जनरेट करना है, जिसका 10% हमको न्यूक्लियर पावर प्लांट से चाहिए. ठीक है, 10% हमको न्यूक्लियर पावर प्लांट से चाहिए. अज्यूम दैट अगर 25% ही इफिशियंसी है तो हर साल हमको कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी. ठीक है, कितना मास हमको यूरेनियम का रिक्वायर होगा. तो लेट अस सपोज m kg ऑफ यूरेनियम इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो अगर m kg यूरेनियम है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा. और 235 है तो हमने 235 का डिवाइड कर दिया तो ये इसके मोल्स आ गए. इसमें अगर हम 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो बोलो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास आ जाएंगे. ठीक है, उसमें भी जरा सोचो, एक एटम में कितनी एनर्जी हमको मिलती है? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो 200 इंटू मिलियन यानी 10 की पावर 6. इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19. तो आप चेक कर लो, ये टोटल एनर्जी है. ठीक है, और इफिशियंसी जो है वो कितनी है? 25% है. तो इंटू 25/100 ये एनर्जी हमको हर साल चाहिए. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाना चाहिए? देखो हमको यहां 2 लाख मेगावाट की बात कर रहे हैं, तो 2 इंटू 10 की पावर 5 मेगा, 10 की पावर 6 कर दिया तो मेगावाट हो गया. भाई 2 लाख तो यही था, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6 और मल्टीप्लाई किया, मेगावाट में हो गया. उसका 10% हमको चाहिए यहां से. ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाई 10%. देखो जो वॉट होता है वो पावर का यूनिट है, जबकि हमने लेफ्ट हैंड साइड पर बेटा अभी सिर्फ एनर्जी को लिखा है. तो आप क्या करो, इसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, एक साल की बात कर रहे हैं तो 365 डेज होंगे, 24 आवर्स होंगे, 60 मिनट होगा और 60 सेकंड होगा. तो मुझे लगता है कि अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमको m की वैल्यू मिल जाएगी. m that will be the required mass in kg for the uranium atom. तो हमने यहां पर सिंपली क्या किया भैया, जितना एनर्जी कंज्यूम हमें करना है और जितना हमें जनरेट करना, हमने दोनों बराबर करा दिया. ठीक है, कि कितना एनर्जी हम यूरेनियम से निकालेंगे और कितना हमको जनरेट करना था. ठीक है, दोनों को आप इक्वल करो, काम बन जाएगा. ठीक है, कैलकुलेटिव काफी ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, आप लोग इसको कैलकुलेट करिएगा. जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो काफी कुछ यहां पर वही सारी चीजों का कैलकुलेशन किया गया है, और फाइनली कैलकुलेट होकर के जो वैल्यू आपके पास आएगी दैट विल बी 3.08 इंटू 10 की पावर 4. तो ये तुम्हारा बन गया 3.08 इंटू 10 की पावर 4 kg. ये मास यूरेनियम का आ जाएगा. और मुझे लगता है यहां पर भी यही काम किया गया होगा. आइए एक बार देख लेते हैं, नजर इसके ऊपर डाल देते हैं क्या है. तो देखो 2 इंटू 10 की पावर 5 मेगावाट टोटल पावर था. ठीक, उसका भी 10% ही हमको जनरेट करना था, तो हमने इसका 10% निकाला तो एक जीरो कैंसिल हो गया. ठीक है, जबकि जो एक न्यूक्लियस से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनते थे, इफिशियंसी 25% है, तो हमको तो 50 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मिलेगा, है ना. तो उसको भी कन्वर्ट कर लिया गया जूल में. टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक साल में कितनी हो जाएगी? तो देखो 2 इंटू 10 की पावर 4 मेगावाट, ये तो इसका मतलब हो गया 10 की पावर 6 का हमने और मल्टीप्लाई कर दिया तो इतने वॉट हो गए, उसको जूल पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया गया. और
मल्टीप्लाई अगर हम कर दें 365 वगैरह का, तो ये जूल पर ईयर में हमने एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया। तो नंबर ऑफ फिजन 1 ईयर में निकाल लिया गया है कि एक साल में कितना फिजन होगा। तो भाई देखो टोटल ये निकाला एनर्जी और डिवाइडेड बाई एक में जो मिल रहा था, ये देखो एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर फिजन, एक फिजन में जो कन्वर्ट हो रहा था वो हमने दोनों डिवाइड किया, तो यहां से n की वैल्यू आई है। और मास ऑफ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स अगर हम देखें तो वो एक मोल है, तो 235 ग्राम हो जाएगा। तो टोटल मास रिक्वायर्ड आ गया। देखो काफी लेंदी मेथड है ये, इस तरीके का रटने वाला मेथड लगाने की हमको जरूरत नहीं है। फिलहाल आंसर आप देख लो 3.08 इंटू 10 की पावर 4 kg है। आप उसको इससे सॉल्व करो तो ये सेम आंसर आपका ये आना चाहिए। सभी लोग एक बार सॉल्व करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका ये सॉल्व होकर के ये आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर में आते हैं, तो ऐसे चैप्टर्स को प्रैक्टिस जरूर कर लो। हर वैरायटी के क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व कर लो, ताकि आपका कहीं पर कोई भी क्वेश्चन कैलकुलेशन की वजह से गलत ना हो जाए, है ना। तो मैंने प्यारे बच्चों आप लोगों को सारे चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन सीरीज में कवर कर दिया है। इस चैप्टर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आपको लगभग हर वैरायटी के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। तो मुझे लगता है आप सभी लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, तो आई होप आप सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे और ये क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट जरूर करिएगा। अगर जरा भी डाउट आए तो आप मुझसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।